हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, बीपीएससी हेडमास्टर का एग्ज़ाम जो है 28 जून 2024 को बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट करवाया गया है। देखिए, बीपीएससी हेडमास्टर 28 जून 2024 क्वेश्चन पेपर में जो है जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं, जी हाँ फ्रेंड्स, जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो आपका करंट अफेयर्स जो है ना, बीपीएससी हेडमास्टर एग्जाम में जो पूछा गया है, बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम जो जुलाई 2024 में लिया जाएगा, यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम जो 19 से 22 जुलाई के बीच में लिया जाएगा। फ्रेंड्स, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए कि प्रश्न जो है बीपीएससी करंट अफेयर्स का किस प्रकार से पूछ रहा है, ठीक है ना। और हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिल जाए। तो ये छोटा सा सेशन है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। और आपको पता भी है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम के लिए जो है हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटे का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा से संबंधित कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन अब हम लोग आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि इस सेशन में हम लोग बीपीएससी हेडमास्टर का जो एग्ज़ाम 28 जून 2024 को लिया गया है, उसमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए हैं फ्रेंड्स, उनको इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आप प्रश्न पढ़िए, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ये बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है और अभी जो आपका आगामी बीपीएससी टीआरई 3.0 का जो री एग्ज़ाम लिया जाएगा जुलाई 2024 में फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है, आपने देखा भी होगा। तो टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम के लिए एक बार आप देख लीजिए कि बीपीएससी जो है किस प्रकार से करंट अफेयर्स के प्रश्नों को पूछ रहा है, लेवल क्या है, आखिर करंट अफेयर्स का जो प्रश्न पूछने का तरीका है वो किस प्रकार से है। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, प्रश्न है कि इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपने 63वें परिषदीय बैठक में 2024 की अध्यक्षता के लिए किस देश को नामित किया गया। अब यहाँ पर देखिए, इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, यह जो है ISO, यह संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध एक निकाय है, ठीक है ना। और इसका हेडक्वार्टर याद रखेंगे लंदन में है। हो सकता है पूछ लिया जाए ISO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है लंदन में है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 85 है, 85 है। और जिनका कुल वैश्विक चीनी उत्पादन में 90% का योगदान है इन कंट्रीज़ का। और ये जो संस्था है ISO, इसका कार्य प्रमुख चीनी उत्पादक, उपभोक्ता तथा इसका व्यापार करने वाले देशों को एक साथ लाना है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और जो 63वीं इसकी परिषदीय बैठक हुई थी उसमें 2024 की अध्यक्षता के लिए भारत को नामित किया गया है। और 2024 में यानी कि अब 64वीं इसकी परिषदीय बैठक हुई थी, इसकी मेज़बानी भारत ने किया है। तो ये सब पॉइंट्स आप फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। टीआरई 3.0 बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम के लिए ये करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको आइडिया तो ज़रूर लग जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोल वैज्ञानिकों, थोड़ा सा और जूम करता हूँ। चलिए देखिए, प्रश्न है कि खगोल वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाले पार्टिकल, यहाँ पर देखिए अंग्रेजी में भी लिखा गया है अमैतरासु, ठीक है ना। अमैतरासु का नामकरण किस आधार पर किया गया। खगोल वैज्ञानिकों के द्वारा खोजे गए अत्यधिक ऊर्जा वाला ये पार्टिकल है, कौन, अमैतरासु। ये अत्यधिक ऊर्जा वाला पार्टिकल है और इसका नामकरण जो है यह पूछा गया है कि किस आधार पर किया गया है। तो देखिए, इसका नामकरण जो किया गया है ये जापानी सूर्य देवी के आधार पर किया गया है, ठीक है ना। चलिए, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए केंद्र सरकार ने भारत में, देखिए केंद्र सरकार ने भारत में जो है, ऑप्शन आपको सारा दिखना चाहिए, ऑप्शन डी और ई आप देख सकते हैं क्या है, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न पढ़ेंगे कि केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालत को सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत निम्नलिखित में से किस अवधि के लिए विस्तारित किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका केंद्र सरकार जो है ना, इसने भारत में जो फास्ट ट्रैक विशेष अदालत हैं उनको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत जो है किस अवधि के लिए विस्तारित किया है। तो ये किया है आपका
1 अप्रैल 2023, यहाँ मैं लिख देता हूँ 1/4/2023 से जो है 31/3/2026 तक किया है। यानी कि 1 अप्रैल 2023 से 31/3 यानी कि 31 मार्च 2026 तक। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये जो आपका इसकी अवधि है कितने साल के लिए विस्तारित किया है, तो याद रखिएगा 3 वर्षों के लिए जो है केंद्र सरकार ने इसकी अवधि को विस्तारित किया है। 3 वर्षों के लिए। हो सकता है पूछ लिया जाए कि कितने वर्ष तक विस्तारित किया है केंद्र सरकार ने भारत में फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों को सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत कितने अवधि के लिए विस्तारित किया है, तो 3 वर्ष, ये भी आप साथ साथ याद रखेंगे। ठीक है, कल मैंने क्वेश्चन पेपर कराया हुआ था, उसको देख लीजिएगा। मंगल पांडे ने जो है क्रांति की शुरुआत कहाँ से किया, मैंने गलती से मेरठ बता दिया, बैरकपुर से किया था। आप लोग सुधार लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, वो आपका जो ह्यूमन एरर जो है उसमें आ जाता है। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, सुधार लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं, ये 14वीं लिखा गया है, 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में जो है निम्नलिखित खुलासा किया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, तो आपको पता है फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो नैरोबी कीनिया में है। नैरोबी कीनिया में है, ये याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। ठीक है ना। और ये जो अभी अपना उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 प्रस्तुत किया है, उसमें ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित किया गया है। इस चीज़ का खुलासा किया है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपनी 14वीं उत्सर्जन अंतर रिपोर्ट 2023 में। ठीक है, हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्रधानमंत्री द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत में आदिवासी कल्याण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस पर झारखंड के खूंटी जिले से किया था। ठीक है ना। और इसमें से अगर हम बात करें तो यह वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2025-26 तक लागू किया गया है। ठीक है ना। ये है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से किया था। ठीक है, चलिएगा, झारखंड के खूंटी जिले से, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कहाँ से शुरुआत इसकी की गई थी, तो झारखंड के खूंटी जिले से। क्लियर। तो फ्रेंड्स ये सब पॉइंट आप याद रखिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संघीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान जीडीपी में अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा कितना है, ये आपसे पूछा गया है। संघीय बजट 2022-23 जो है इसके दौरान जीडीपी के अनुमानित राजकोषीय घाटे का हिस्सा, तो ये 6.4% है। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया है कि 21 से 24 नवंबर 2023 में रास महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। रास महोत्सव है ये। ठीक है ना, रास महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया। तो देखिए रास महोत्सव का आयोजन जो है हर साल किया जाता है माजुली में। कहाँ पर, माजुली में किया जाता है। असम में प्रत्येक वर्ष किया जाता है रास महोत्सव का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से, देखिए निम्नलिखित में से प्रश्न पूछा गया है कि किस संगठन ने, ठीक है ना, किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पर देखिएगा कि सूचना का अधिकार कानून 2005, सूचना का अधिकार, ठीक है ना, राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये जो कानून है, एक्ट है सूचना का अधिकार कानून, यह इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। सूचना का अधिकार कानून जो है ये लागू कब हुआ था, ये प्रश्न बन सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, 15 जून 2005 को इससे अधिनियमित किया गया था और पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को, पूर्णतः 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ इससे लागू कर दिया गया था। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। और ये देखिए किस संगठन को सूचना का अधिकार कानून 2005 के अधीन जो है छूट प्राप्त संगठन की सूची में शामिल किया गया है। तो ये संगठन है CERT, यानी कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है ये, इसका शॉर्ट फॉर्म है CERT, भी आप ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि हेमफेस्ट इंडिया। देखिए यह है हेमफेस्ट इंडिया, कहीं कहीं हेमफेस्ट इस तरह से मिलेगा आपको, या फिर हेमफेस्ट भी याद रखिएगा। हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन जो है भारत के किस शहर में किया गया है? तो देखिए ये जो हेमफेस्ट इंडिया है इसका आयोजन किया गया है कहाँ पर? तो फ्रेंड्स ये गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है, ठीक है ना। गुजरात के अहमदाबाद में किया गया है हेमफेस्ट इंडिया 2023 का आयोजन। देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा लुप्तप्राय घोषित सौरिया पुंडुयाना पौधा निम्नलिखित में से कहाँ पाया गया है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़िएगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन, ठीक है ना। बताइए ये जो आपका लुप्तप्राय जो है घोषित किया गया है ये सौरिया पुंडुयाना पौधा एक, ये भारत में कहाँ पाया गया है? बताइए, सब लोग बताइए। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन का नेचर द्वारा, ठीक है ना। तो ये आपका तमांगलांग मणिपुर में पाया गया है, ठीक है ना। तमांगलांग मणिपुर में पाया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, तमांगलांग मणिपुर में। चलिए फ्रेंड्स अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि किस वर्ष जो है विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान फ्लाइट 100, ठीक है ना, फ्लाइट 100 कहाँ से कहाँ तक जो है उड़ान भरा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताइए। तो ये जो आपका विश्व में 100% ग्रीन फ्यूल से प्रथम उड़ान फ्लाइट 100 जो है ये उड़ान भरा है कहाँ से? तो ये लंदन से आपका न्यूयॉर्क तक उड़ान भरा है। 2023 में लंदन के हीथ्रो जो एयरपोर्ट है, हीथ्रो एयरपोर्ट, वहाँ से न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक, जॉन एफ कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक। जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, आप देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए ऑप्शन यहाँ पर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न कर लेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा कि 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक 17 नवंबर 2023 को कहाँ संपन्न हुई? देखिए ये क्रम भी आप याद रखिएगा, 59वें अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल, इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल की बैठक जो है 17 नवंबर 2023 को कहाँ पर संपन्न हुई? तो ये पटाया थाईलैंड में संपन्न हुई थी। अच्छा बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जापान के योकोहामा में है, जापान के योकोहामा में इसका हेडक्वार्टर है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय तटरक्षक दल के कौन सी जहाज ओमान के 3 दिवसीय यात्रा पर 29 नवंबर 2023 को गया था? भारतीय तटरक्षक दल का कौन सा जहाज जो था ओमान की 3 दिवसीय यात्रा पर गया था 29 नवंबर 2023 को? तो यह जहाज जो है, ये जहाज कौन सा है? ये सजग है। कौन सा है? सजग है। चलिए उसके बाद देखिए पूछा गया है कि भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है? भारत में डाटा के सामाजिक उपयोग हेतु फाउंडेशन ऑफ साइंस इनोवेशन एंड डेवलपमेंट द्वारा निम्नलिखित में से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना कौन सी है? डाटा फॉर पब्लिक गुड, ये योजना है डाटा फॉर पब्लिक गुड, ठीक है ना, याद रखिएगा, डाटा फॉर पब्लिक गुड। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन उपयोग हेतु, ड्रोन के उपयोग हेतु जो है वर्ष 2023-24 में कितनी महिलाओं को चयनित किया गया? कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत ड्रोन के उपयोग हेतु 2023-24 में कितने महिलाओं को चयनित किया गया? तो ये महिलाएं हैं, 15,000 महिलाओं को चयनित किया गया। यहाँ पर देखिए 1500 दे दिया गया भ्रमित करने के लिए, तो यहाँ से राइट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो ये पूरा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, मैंने आपको फ्रेंड्स कवर करा दिया है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।